हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व बहुत सारे अधिनियम पारित किया गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम, इसके बीच में सेटलमेंट एक्ट 1781 का, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद प्रथम चार्टर एक्ट पारित किया गया था, जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। ये सभी चार्टर एक्ट अधिनियम को विस्तार से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम लोग समझेंगे चार्टर एक्ट 1813। लेकिन इससे पूर्व हमको यह समझना है कि जब चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, वहां के राजा कौन थे जिनके हस्ताक्षर से चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बंगाल में गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन, तो याद रखिए आर ब्लॉक लिवरपूल। इन्होंने ही बिल प्रस्तुत किए और राजा के हस्ताक्षर से चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। ठीक है, अब वहां का क्राउन कौन थे, क्राउन यानी वहां का राजा कौन थे जी, तो क्राउन याद रखिएगा जॉर्ज तृतीय। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये हुआ कि 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। ये क्यों किया गया, इसका कारण क्या था, तो इसका यानी कुछ कारण था, जैसे नेपोलियन युद्ध उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में कहा जा सकता है कि दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन पर। फ्रांस ब्रिटेन पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे, और फ्रांस का कहना था कि ब्रिटेन के कोई भी उपनिवेशिक देश से व्यापार नहीं करना है। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया था, अर्थात महाद्वीपीय प्रणाली लागू ब्रिटेन पे कर दिया गया था कि ब्रिटेन का कोई भी उपनिवेशिक देश से व्यापार नहीं करना है, और ब्रिटेन के कोई भी कंपनी से व्यापार नहीं करना है, ब्रिटेन के आर्थिक उत्थान नहीं करना है, ऐसा प्रावधान था। ठीक है, यानी ब्रिटेन पे लागू किया गया था। दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन में निजी कंपनियों का यह मांग था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त है, यानी भारत से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनियां व्यापार नहीं करेगी, इसे समाप्त किया जाना चाहिए, और छोटे बड़े जो व्यापारी लोग हैं ये भारत से व्यापार करेंगे। ये भी मुख्य कारण था। तो इसी को समाधान करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, और इसमें और भी कुछ प्रावधान जोड़े गए। तो इसका जो कहा जाता है कि पहला प्रावधान क्या किया गया, तो ब्रिटेन के सभी छोटे बड़े व्यापारियों को, याद रखिएगा, सभी व्यापारियों को छूट दे दिया गया। क्या दे दिया गया, छूट दे दिया गया। कहां व्यापार करने के लिए, तो भारत में व्यापार करने के लिए छूट दे दिया गया। यह पहला प्रावधान जोड़ा गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश एक तरह से लगाया गया। ठीक है, यानी ब्रिटेन के छोटे बड़े जो भी व्यापारी वो भारत में व्यापार कर सकते हैं, ऐसा चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान किया गया। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार प्राप्त था व्यापार का, ठीक है, ये एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी अनौपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है और चीन से व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी जितने भी वस्तुएं हैं इससे व्यापार नहीं कर सकती। अर्थात कहा जा सकता है अनौपचारिक रूप से समाप्त किया गया।
एकाधिकार को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, बाकी सारे जो व्यापार करेगी वो अन्य कंपनियां भारत से व्यापार करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। इसके बाद फिर तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि भारत से राजस्व, याद रखिएगा, भारत से राजस्व वसूलेगी कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दे दिया गया अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि भारत से जितने भी राजस्व वसूलना या राजस्व पे नियंत्रण करना, ये अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए दे दिया गया, बढ़ा दिया गया, किसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी भी प्रकार से भारत में राजस्व इकट्ठा करना, उस पर नियंत्रण करना, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, यानी 1813 से 1833 तक राजस्व वसूल कौन करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ऐसा प्रावधान जोड़ा गया। चौथा प्रावधान क्या जोड़ा गया जी, तो यहां पे चौथा प्रावधान कि ईसाइयों को, ध्यान दीजिएगा, ईसाइयों को यहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भारत में आगमन हुआ, अर्थात ईसाई धर्म के जो लोग हैं, पादरी है या ईसाई मिशनरियों से संबंधित जो लोग हैं, वो भारत में आ सकेंगे, यहां बस सकेंगे, निवास कर सकेंगे और यहां पे गिरजाघर स्थापित कर सकेंगे, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे सकेंगे, ठीक है, पादरी नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसा प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। मतलब यह है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत होता है और इसमें एक व्यक्ति का भूमिका अहम होता है, जिनका नाम लॉर्ड, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स, ठीक है, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स, ये एक पादरी थे ब्रिटेन का और इन्हीं के दिशा निर्देश में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का आगमन होता है, ठीक है। और कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना किया जाता है, गिरजाघर की स्थापना किया जाता है और यहां पे 3 पादरियों का, यानी 3 पादरियों का नियुक्ति किया जाता है, यानी जो चर्च में जो फादर होते हैं यहां पे नियुक्ति किया जाता है, कहां, कलकत्ता में। तो किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों की यहां पे आगमन होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब 5वां प्रावधान क्या किया गया जी, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो भारतीय साहित्य, शिक्षा और विज्ञान की उत्थान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से 1 लाख रुपया सालाना व्यय किया जाएगा। ये 5वां प्रावधान किया गया, कैमा, 5वां, यानी 1 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा, कहां से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राजस्व से भारतीय शिक्षा साहित्य, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा साहित्य और विज्ञान के उत्थान के लिए, विज्ञान के क्या उत्थान के लिए, कौन सा, तो चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा साहित्य विज्ञान के उत्थान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या राजस्व से, कहां के राजस्व, तो भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपये सालाना, याद रखिएगा, सालाना देना होगा, खर्च किया जाएगा। ये प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में जोड़ा गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से 1 लाख रुपये सालाना भारतीय शिक्षा साहित्य विज्ञान पे व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया किस चार्टर एक्ट के तहत,
तो 1793 के चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये ऑप्शन आपको देगा। तो कौन सा होगा? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत छठा जो प्रावधान किया गया, बहुत महत्वपूर्ण, कि यहां पे स्थानीय, याद रखिएगा, स्थानीय निकायों में कर लगा दिया गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो स्थानीय निकाय बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो अधिकार क्षेत्र आते हैं, उन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देना पड़ेगा। कैसा कर देना पड़ेगा? तो 3 कर का प्रावधान किया गया। एक, सफाई कर देना पड़ेगा, ठीक है, वैसे लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और स्थानीय निकाय के अंग्रेजों के स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है, वैसे लोगों को कर देना पड़ेगा, सफाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चौकीदारी कर देना पड़ेगा, चौकीदारी कर देना पड़ेगा, और एक कर और धार्मिक कर, 3 कर का प्रावधान जोड़ा गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1813 में। यानी सरल शब्दों में समझिए कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत 3 कर का प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर के भारतीय लोगों पर। ये किस पर? भारतीय लोगों पर यह प्रावधान किया गया। सफाई कर, चौकीदारी कर और धार्मिक कर। यदि कोई भी भारतीय नागरिक यदि टैक्स नहीं देते हैं, कर नहीं देते हैं, तो दंडित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया। किस चार्टर एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में जोड़ा गया। ये कैवा प्रावधान? छठा प्रावधान। अब यानी 7वां प्रावधान क्या जोड़ा गया जी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7वां प्रावधान यहां पे जोड़ा गया कि भारत में ब्रिटिश सैनिक कितना होगा। तो यहां पे निर्धारित कर दिया गया कि भारत में 7वां प्रावधान, भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितना निर्धारित किया गया? 29,000, ठीक है। यानी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश सैनिक भारत में 29,000 होंगे, और इसका निर्देश कौन करेंगे? तो ब्रिटिश संसद करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट निर्देश देंगे, ठीक है। यानी 29,000 का यानी किसके पास अधिकार क्षेत्र रहेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। जबकि भारतीय सैनिकों को याद रखिएगा, भारतीय सैनिकों को नियुक्ति करने का अधिकार, उसकी संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके अधिकार क्षेत्र में दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में काम करेगी, इसका नियम कानून कायदे बनाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, ठीक है। और ब्रिटिश सैनिक का नियम कानून कायदे बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगा, लंदन में जो स्थित है उसके पास होगा। यह प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद और 8वां प्रावधान क्या किया गया जी? तो 8वां प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जितने भी ब्रिटिश व्यापारी या जो भी इंजीनियर वहां से आएंगे तो वो भारत में निवास कर सकते हैं, यहां व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस कौन देंगे? तो लाइसेंस देंगे कौन? लाइसेंस तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, ये प्रावधान किया गया किसमें, तो चार्टर एक्ट 1813 में। सरल शब्दों में समझिए कि ब्रिटेन का कोई छोटे बड़े व्यापारी जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं या वहां के जो इंजीनियर वगैरह है वो भारत में आके निवास कर सकते हैं, उसको लाइसेंस प्राप्त करना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाइसेंस देगी, ठीक है। और सारा रख रखाव नियम कानून सब कौन बनाएगी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगी। ये प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। अब 9वां प्रावधान क्या किया गया जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलकत्ता, मद्रास, बम्बे, यदि ये तीनों प्रांत कानून बनाता है या विधियां बनाते हैं, इन सभी यानी विधि का निर्माण करते हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होगा। और यहां यदि ये कानून को मान्यता प्रदान कर देते हैं तब ये कानून भारत में क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। ऐसा प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। फिर से समझिए, यदि कलकत्ता यानी कलकत्ता क्षेत्र, ठीक है, या फिर बंगाल भी कह सकते हैं, बंगाल प्रांत यदि कोई कानून बनाता है, किसी प्रकार का कानून, ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र में यानी जो स्थानीय कानून बनाता है, मद्रास प्रांत स्थानीय कानून बनाता है, ठीक है, और बॉम्बे प्रांत स्थानीय कानून बनाते हैं, तब ये तीनों कानून को ब्रिटेन पार्लियामेंट में भेजना होगा और यहां से मंजूरी मिल जाएगा तभी वो कानून भारत में लागू होगा। ऐसा प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। 10वां प्रावधान क्या किया गया जी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के शक्तियों को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10वां जो प्रावधान किया गया, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के शक्तियों को क्या किया गया और बढ़ा दिया गया। किस चार्टर एक्ट में, तो चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निगरानी के अधिकार दे दिया गया और आदेश देने का अधिकार दे दिया गया। किसको, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। भारत में कोई भी व्यापारी करेगी या ईसाई मिशनरियां स्थापित की जाएगी इस एक्ट से, या फिर 1 लाख रुपया साहित्य या विज्ञान पे खर्चा की जाएगी, तो या राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वसूल की जाएगी, ये सभी पर निगरानी कौन करेगी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। और कुछ क्षेत्र में ये आदेश भी दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निगरानी और आदेश देने की शक्तियों में वृद्धि किया गया चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित, ठीक है, या 1813 में ये अधिकार दिया गया, पहला। दूसरा देगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से खर्चा करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको देगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। चौथा ऑप्शन में आपको देगा कि भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। इनमें से कौन सा असत्य है, तो चौथा क्या है, असत्य है। भारतीय राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्मचारियों का वेतन देने का प्रावधान या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन देने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट से, तो 1793 का चार्टर एक्ट में ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, 10वां प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के शक्तियों में वृद्धि किया गया और निगरानी और आदेश देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
अब 11वां प्रावधान क्या किया गया कि हर एक विषयों पर अंतिम जो निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय कौन लेंगे, किसी भी क्षेत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, तो ब्रिटिश सम्राट के पास, ब्रिटिश सम्राट के पास। लेकिन यानी कहा जाए वित्तीय मामले में, वित्तीय मामले या वित्तीय मामलों में कौन अधिकार किसके पास निर्णय लेने का है, तो यहां पे याद रखिएगा वित्तीय मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पे ध्यान दीजिए 11वां प्रावधान जोड़ा गया कि भारत से संबंधित जो भी अंतिम मामला है, अंतिम फैसला है, वो कौन लेंगे अंतिम निर्णय, तो ब्रिटिश सम्राट लेंगे, ठीक है। लेकिन वित्तीय से संबंधित मामला है, ये सभी मामलों का अंतिम निर्णय कौन लेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान जोड़ा गया, चार्टर एक्ट 1813 में जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रावधान क्या किया गया कि भारत में प्रशासनिक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार क्षेत्र दे दिया गया। 12वां प्रावधान किया गया कि भारत में प्रशासक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। कि भारत में सारा प्रशासक के रूप में कौन कार्यभार संभालेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यभार संभालेगी, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।